दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे सारे उपन्यास एक ही वीडियो में। मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी में। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। मुख्य पात्र में है डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत की जो असल माता पिता वे अज्ञात हैं, उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। डॉक्टर प्रशांत की एक सहायिका है प्यारू नाम की। उनका पालन पोषण स्नेमयी नामक की बंगाली डॉक्टर ने किया था। किसका पालन पोषण? डॉक्टर प्रशांत का। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली के क्या थे? मुखिया थे। उनकी बेटी थी कमली। कमली प्रेमिका थी किसकी? प्रशांत की, डॉक्टर प्रशांत की। कांग्रेस के कार्यकर्ता और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। दो पार्टियों में पात्र विभाजित हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता में बालदेव, बावनदास। सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है कालीचरण, चुन्नी गोसाई और चलीतर कर्मकार। लक्ष्मी है जो मठ में दासी है। महंत सेवादास है, मैरीगंज के मठ का महंत है। रोधी बूढ़ा है जो थर्ड जेंडर है और दही बेचने का कार्य करता है। लरसिंह दास है जो आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर आता है। सुमृत दास है जो बेतार की खबर उपनाम से भी जाना जाता है, यानी कि सुमृत दास को बेतार की खबर के उपनाम से जानते हैं। पार्वती की माँ है जो एक अधेड़ उम्र की स्त्री है, जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। गौण पात्र दिए गए हैं। रामदास ठाकुर राम कृपाल सिंह, खिलावन यादव, ज्योतिषी काका, मंगल, भरनी फुलिया, राम प्यारी, वासुदेव, तहसीलदार, हरगोरी, डब्लू की मार्टिन, सोमा जट, खलासी और रामकृष्णा बाबू। नीलोत्पल है राम नारायण उदोजी भगत, रामबरन केथरी, सतकोड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सानिया मुर्मू, रचो, लक्ष्मी दास, नारद दास, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरकू तेली, नागा बाबा और भोला बाबा। ये क्या है? इस नाटक के पात्र हैं। अब है यहाँ पे कथा। मैरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं का वर्णन रेणु जी ने इस उपन्यास में किया है। ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं और गांव जाति के आधार पर कई टोलियों में बटा है, जिसमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य व्याप्त है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास है। बालदेव जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का है। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी भी राजनीति चलती है। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर इस गांव का नाम मैरीगंज कर दिया था, लेकिन यहाँ आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई और मार्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और काला आजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है, जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ पर रख लेता है। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता और वह भी तब से जब वह 15 साल की बच्ची थी। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पोल पट्टी भी खोलते हैं और बालदेव और बावनदास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज्य के चुक हैं। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी व आदि गांधी तात्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप में उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग कर देता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इस तरह के यह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर आंचल को समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वालों में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी राजनीति के दोहरे चित्र को दिखाते हुए मैला आंचल हमारे सामने आता है। दूसरा उपन्यास है झूठा सच उपन्यास। इसके लेखक है यशपाल जी। यह दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है 1958 में वतन और देश, दूसरा भाग है 1960 में। इसमें दो परिवारों की कथा संपन्न है, मध्यम वर्गीय परिवार और संपन्न परिवार। मध्यम वर्गीय में तारा है जो विभाजन की त्रासदी को झेलती है और जयदेवपुरी है जो परिवार से अलगाव की त्रासदी को झेलता है।
संपन्न परिवार में कनक है जो जयदेव से पहले प्रेम विवाह करती है और फिर उससे तलाक लेती है, संबंध विच्छेद करती है। गौण पात्र हैं इसमें असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज, पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नायर, करमचंद कशिश, डोलू मामा, रतन घोष, मोहम्मद महाजन, कृष्ण नारायण अवस्थी, मेहर, नब्बू, हाफिज, इनायत, अली, विश्वनाथ सूद, उर्मिला, बंटी, एसपी, एडिटर, डायरेक्टर, सरदार पत्र प्रसाद, अग्रवाल साहब, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, मिस्टर रावत, पीएस गिल, निरंजन चड्डा, माथुर, जया, सीता, पूरंदई, डॉक्टर श्याम। कथा सार है झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है और अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजनों के समय की दर्दनाक स्थितियों का विस्थापित और शरणार्थियों की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। जैसे तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का क्या आलम था। दूसरे खंड में देश का भविष्य है जो आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं। इसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्व के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि ये सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया और उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के आर्थिक संदर्भों में को भी देखा गया है। लेखक की दृष्टि से यह पहलू सार्वधिक महत्वपूर्ण है कि देश विभाजन के मूल आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह भी है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। तीसरा उपन्यास है मानस का हंस, अमृतलाल नागर इसके लेखक है। यह सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके मुख्य पात्र हैं तुलसीदास। तुलसीदास की माँ हुलसी है और पार्वती ने तुलसीदास जी का क्या किया था, पालन पोषण। तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला, पत्नी रत्नावली जो पुत्री थी दीनबंधु, पंडित दीनबंधु की। गुरु थे इनके शेष सनातन गुरु थे और दीक्षा गुरु थे इनके नरहरि दास जी। पिता व्रत कोतवाल है, बेटी मोहिनी है पर तुलसी पर आसक्त थे। पुत्र तारापति, साले गंगेश्वर और मित्र हैं इनके टोडरमल, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश और मेधा। ये क्या है, मित्र थे। ईर्ष्या करने वाले मित्र थे वैदई वल्लभ, रविदत्त और बटेश्वर दत्त। तुलसीदास की एक सेविका थी रामकली, शिष्य राम द्विवेदी और बेनी माधव थे। गौण पात्र हैं नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गोंदिया, छबीली, चम्मो, साहूआई, राजकुमारी, खातरानी, दिल्ला पांडे, मिसरानी, साय कबाली, लाला दीन दयाल, कृपी बाल विधवा, लाल बुलाकी दास, झल्लामल, रामू की सास, आई गुरु पत्नी, श्यामों की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदिन, सुदर्शन, अहमद खान, अब्दुल्ला वेद, आगनूर, मेड़गाछी बाग, रघुमाल, उस्मान खार और बटुक प्रसाद। अब यहाँ से इसकी कथा। मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल कितने उसमें है अंकों में, 31 अंकों में विभाजित है। कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म सन 1589 विक्रम संवत 1535 ईस्वी में होता है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही ये राम राम बोलने लगे, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। जिसके पिता राम आत्माराम दुबे जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे,
उनकी माता का नाम हुलसी था और उनका जन्म देते ही संसार को छोड़ गई, जिस कारण इसके पिता ने इसे अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा की भी स्वर्गवास हो गया। फिर यह भटकते भटकते सुकर क्षेत्र गोंडा पहुंच गए और वहां इन्हें साधु नरहरि दास मिले। उन्होंने इनका संस्कार करवाया और ज्यों ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, त्यों ही एक तुलसी का पत्ता इनके सिर पर आ गिरा। तभी नरहरि दास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहाँ उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की और वहीं उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कुछ ही दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीन बंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां इन्हें उनकी पुत्री रत्नावली से प्रेम हो गया था। बाद में उन्हीं से इनका विवाह होता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं। एक दिन बारिश में भीगकर तुलसी सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पत्नी के दूध काटने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है और यह सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके जो पुत्र था तारापति, उसकी मृत्यु हो गई है। फिर भी वे घर वापस नहीं आते और सीता माँ की प्रेरणा से तुलसी अयोध्या जाते हैं, जहां वो रामचरित्र मानस की रचना करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है, जहां इनके मित्र गंगाराम टोडरमल इनके रहने की स्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस को पूरा किया। तभी उनके मित्र रहीम उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात की, लेकिन तुलसीदास ने उसे अस्वीकार कर दिया। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं, जिसमें कलिकाल का वर्णन है। अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए वो हनुमान बाहु की रचना करते हैं। अंत में वे गंभीर रूप में बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों के बेनी माधव दास कैलाश आदि के भी 1680 विक्रम संवत 1623 ईस्वी को सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कलिकाल का वर्णन किया गया है। तो वो कौन सी रचना है? कवितावली। तमस उपन्यास है, 20 सानी इसके लेखक है। इसमें एक नत्थु है जो जाति से चमार है और वो 5 रुपए के लिए ईश्वर को मार देता है। मुराद अली है जो अंग्रेजों का चमचा है। जिला कांग्रेस कमेटी है जिसके अध्यक्ष है बख्शी जी, मास्टर रामदास, कश्मीरी लाल, जर्नल सिंह, शंकर लाल, देशराज, अजीत सिंह, मेहता सिंह और देवदत्त। कम्युनिस्ट देवदत्त हैं रिचर्ड, लीजा, पुण्यात्मा, वानप्रस्थ, मास्टर देवव्रत, दानवीर प्रधान, मंत्री जी, रणवीर, बोधराज, धर्मदेव, नायक, शंभू, इंद्र मनोहर, प्रोफेसर रघुनाथ, हयात, बोक्स, हर्बट हर्बट मौला, दादा नानबाई, लाला लक्ष्मी नारायण, ननकू, फतेहदीन, शाहनवाज, फातिमा, मिल्की, सरदार हरी सिंह। यहाँ से इसकी कथा है। उपन्यास का आरंभ नत्थु चमार द्वारा सुअर को मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजों का चमचा है। वह नत्थु चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली हो जाती है और एक गाय भी मरवा दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग करना चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या और लूट आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह गांव में फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है और दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करते हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आकर्षित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख है। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं।
लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है और लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए, संपत्ति लूट ली गई। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहु बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस तपस तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते हैं वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेती है और हमारी चालक शक्ति क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहां लोग अपने बिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आते हैं जो अपनी मृत पत्नी की लाश को खोज रहा होता है, जिसने कि कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। और वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई वही मेरे साथ भी हुई, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों वीर जी? असल में तमस से यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई और उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाई सभ्यता जड़ से उजाड़ देना भी मानव के ही बस की बात है। प्रमुख उदाहरण दिए गए, यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहे, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ये कथन किसके बीच में हो रहा है? महमूद के। अब एक क्वेश्चन, अगला उपन्यास राग दरबारी। इसके लेखक है श्री लाल सुख। प्रकाशन वर्ष 1968। यह एक व्यंग शैली पर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में 1969 को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह उपन्यास 35 अंशों में विभक्त है और यह रिपोर्टाज शैली में रचित उपन्यास है। इसके मुख्य पात्र है, गांव में शिवपालगंज की भूमिका है, वैद्य जी हैं जिसके बड़ा बेटा है बद्री पहलवान, गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड है। छोटा बेटा रूपन है। कई वर्षों तक वह 10वीं कक्षा के छात्र थे और हम छात्र नेता थे, यानी कि वो कई वर्षों तक 10वीं क्लास का छात्र रहा और फिर छात्र नेता बन बैठा। वैद्य जी के भांजे रंगनाथ सिंह हैं जो इतिहास में एमए किए हुए, लगभग 5-6 महीनों की छुट्टी पर वे गांव में आए हुए हैं, गांव में शिवपालगंज आए हुए हैं। अब बद्री पहलवान है, उसका एक शिष्य है छोटे पहलवान। वैद्य जी हैं गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड। प्रिंसिपल साहब है जो छंगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। एक खन्ना मास्टर है जिनने इतिहास के अध्यापक हैं इसी कॉलेज में। किसमें? छंगामल इंटर कॉलेज में। मास्टर मोतीराम है, वे अध्यापक हैं और साथ में क्या करते हैं? आटा चक्की चलक का काम करते हैं। गयादीन है, गयादीन की पुत्री है बेला। और रामदीन भीकम खेड़ी है जो अफीम का कारोबार करता है और ये क्या है? वैद्य जी का विरोधी भी है। एक जोगनाथ है जो हमेशा नशे में रहता है, लंगड़ भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। ये क्या है? पात्र हैं के नाम है, जोगनाथ और लंगड़। अब है इसमें गोंदपात, कालिका प्रसाद, कुसर प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, सरदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। कथा सार है इसमें। इस उपन्यास की कहानी किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। वे उपन्यास में अनेक पात्र हैं और सबकी अपनी अपनी अहमियत है। गांव की राजनीति मुख्य तौर पर दो ध्रुवों पर केंद्रित है, एक है वैद्य जी और दूसरा रामदीन भीकम खेड़वी। वैद्य जी बड़े चालाक और चतुर और कुटिल पात्र हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर गांव के कॉलेज और कोऑपरेटिव पर कब्जा जमाए बैठे थे। उनके दो पुत्र हैं, दोनों शैक्षिक मामले में बदेश है। बड़ा बेटा पहलवानी करता है और छोटा बेटा रूपन जो कई सालों से 10वीं का छात्र है और छात्रों के बीच नेता बना बैठा है। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है जो शहर से पढ़कर मामा के शिवपाल गाँव आता है और वह अपने किताबी आदर्शों को लेकर गाँव पहुंचता है। धीरे धीरे उसका सामना पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र और शैक्षिक तंत्र, सामाजिक तंत्र में व्याप्त फैली बुराइयों से होता है। रंगनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पक्ष को उकसाया भी,
पर उसकी कोशिश सफल नहीं हुई और उसने भी हार मान ली। गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसी प्रसंग में एक पात्र उससे कहता है कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमान और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात से लेखक ने यह संकेत किया कि देश भर में न जाने कितने ऐसे शिवपालगंज भरे पड़े हैं जो इस उपन्यास में राग दरबारी से अभिप्राय हैं कि वैद्य जी की बैठक दरबार केवल उन्हीं का राग न होकर समूचे देश के प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय, प्रजातंत्रीय, पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनाव में हथकंडे से लेकर गुटबंदी, तिकड़मबाजी, शोषण, उत्पीड़न चौतरफा व्याप्त है। इसमें प्रमुख उदाहरण दिए हुए हैं। वहीं वह एक टूक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। जिंदगी नामा उपन्यास, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, प्रकाशन वर्ष 1979। इसके मुख्य पात्र शाहजी, पत्नी और साहनी दोनों क्या साहूकार हैं और इनका पुत्र है लीला शाही, छोटा भाई है काशी शाह और काशी शाह की पत्नी है बिदरा देई। बिदरा देई के पुत्र है गुरदास और कैसोलाल। गांव के बुजुर्ग हैं। जो निक्के बेबे है वो छोटे बच्चों को क्या करती है, प्रेम करती है। लाला बूढ़े हैं जो बच्चों को कथा सुनाते हैं। लाला बूढ़े के भी 2 पुत्र हैं, पुत्र चनमल और भागमल। चनमल का पुत्र है निक्का। एक चाची मैरी है जो सानी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग है। और चाची मैरी का पहला पति है दीदार सिंह, दूसरा पति है गणपत शाह। साहिब सिंह का भाई है दीदार सिंह और पत्नी है इसकी, साहिब की पत्नी है संतो और पुत्री है बंतो। संतो और बंतो। मलकियत सिंह है और मलकियत सिंह की पत्नी है कुदरत कौर। राबिया है जो साजी पर आसक्त है, आसक्त में प्रेम करती है। और राबिया की जो बहन है वो फतेह है और फतेह का पति है शेरे। सलामत अली थानेदार है। मेहर अली जमीनों पर आक्रोशित युवा है। दादी पोता है करम बीबी और बरखुरदार। हवेली की सहायक है चन्ना, नवाब खां करतारो, माँ बीबी, मोहम्मद दीन, दिलबाग, हुसैना नाइन और बाबो मिरासन। इसमें गौन पात्र हैं मौलवी साहब, चौधरी फतेह अली, सिकंदर वड़ेच, चौधरी मौलादाद, करमदीन, मौलवी कुर्बान अली, नजीब जहादाद खां, साहिब खां, फौजी दोस्त, मौला दो दाद, रमजान नाइन, करम इलाही, मैया सिंह, गुरदत्त सिंह, पटवारी ढोकलमल, लंबरदार, गुलजारी, बाली, दीवान, राधु इल्मदीन, नजीबे, तारे शाह बरकती, सुफैल सिंह, मिठचंद, रूपचंद, जग्गू रियासत के सैनिक है। लाल बीबी गड़ा सिंह पेंशन प्राप्त फौजी है। अब कथा। जिंदगी नामा उपन्यास सन 1979 ईस्वी में किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। डेरा जट्टा नामक गांव में 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी ड्योढ़ी पर बसे पचनन के देश पंजाब की जिंदा दिली जुझारू रवैयों को चित्रित किया गया है, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया है। कृष्णा सोबती गांव के कम साधनों वाले किंतु सुखी जीवन को फेरने का सफल प्रयास करती नजर आती है। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य कसक इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं, जमीन उनकी नहीं है, उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकारों को देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं है, सिर्फ जमीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। जमीन के मलिकाना हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में यह तथ्य दिखाई देती है। सूदखोरों के चुंगल में फंसे गरीब गुरबों की बेबसी दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं और वे तो उसका ब्याज भी चुकाते हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। गरीबों की मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है।
कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते हैं। गांव में छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए ये लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध गांव में के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती कराते हैं। कुछ जवान तो जोश में और कुछ मुरब्बे के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफी लचीलापन है नजर आता है। अतः एवं ऐसे विवाहों में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह या त्योहारों में लोगों की सामूहिकता एवं सहयोग भावना बड़े प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा गांव के 20वीं सदी के शुरुआती 20 वर्षों की कथा कही गई है। छोटे छोटे चित्र बिमो द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र न होकर पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। अब है आपका बंटी उपन्यास। इसकी लेखिका है मनु भंडारी। इनका प्रकाशन वर्ष है 1971। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और यह 16 भागों में विभाजित है। मुख्य पात्र है इसके अजय और शकुन, पति पत्नी है दोनों, और उनका बेटा है बंटी। अजय और शकुन के जो सलाहकार है वह है वकील चाचा। फूफी शकुन की घर की संरक्षिका है और अत्यंत हितैषी है। गोंदपाद में डॉक्टर जोशी शकुन का दूसरा पति है जो प्रसिद्ध डॉक्टर है। परमिला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है। बेटा डॉक्टर जोशी का एक बेटा है अम्मी और बेटी है जोर। किसके? डॉक्टर जोशी के। अजय की दूसरी पत्नी मीरा है और मीरा का एक बेटा है चीनू। बंटी का दोस्त है टीटू। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है और माली चपड़ासी बंसीलाल। ये सब अन्य पात्र हैं। कथा तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मनु भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है और उसके पिता अजय एवं मां शकुन है। शकुन आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। वहीं अजय अहम भाव से भरा पुरुष है। दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह कर उनके घर चली जाती है। जोशी के 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न थे। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता। वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती और न ही अपने पास सुलाती। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से में वह पापा अजय को फोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है, किंतु वहाँ भी उसे वैसा ही माहौल मिलता है। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल करा देता है और जहाँ वह अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। कौन? बंटी। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन फिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को भूलना नहीं चाहता। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। प्रमुख उदाहरण है शकुन अजय के आपसी संबंधों में। बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। जन्म पत्र बंटी की लेखिका का वक्तव्य। धरती धन्य अपना उपन्यास। अब उपन्यास धरती धन्य अपना। इसके लेखक है जगदीश चंद और इनका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़े व गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। मुख्य पात्र है काली। इसमें काली क्या है? केंद्रीय पात्र में है। काली की प्रेमिका है ज्ञानो, माँ है जस्सो। माँ जस्सो है काली की। चाची है प्रतापी, जीतू दोस्त है और भाई मंगू है। किसका? ज्ञानो का भाई है मंगू। चाची प्रतापी है और पड़ोस की एक ताई है निहाली। जीतू दोस्त है किसका? काली का। चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के हैं। हज्जू साहब एक साहूकार है। बिशन दास क्या है? डॉक्टर है। प्रीतो पड़ोस की चाची है। निक्कू निक्कू प्रीतो का पति है।
निक्कू कौन है? प्रीतो का पति। मुंशी शिवाराम गांव का मास्टर है। पंडित संतराम गांव के पंडित हैं। बंतु पिता चन्नाराम और ठकुरी माता का पुत्र है। सिद्ध है काली के चाचा। अमरू है निक्कू का बेटा। दीनू है गांव का कुमार। लच्छो है प्रीतो की पुत्री। हरदेव है हरनाम सिंह का भतीजा। नारसिंह है संत सिंह का भाई, संता सिंह का भाई। नंद सिंह है जाति बदलने वाला मोची, जो बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया। पालो बूरा सिंह का लड़का है। ठकरी ठाकुरी नंद सिंह की पत्नी है। और संता सिंह है मिस्त्री बढ़ई। यहाँ से कथा है। धरती धन्य अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास के अपने गांव घोड़ेवा लौटने से होता है। गांव में उसकी एक चाची प्रतापी रहती है, जिसने उसको पाला पोसा था। उसके माँ बाप की मृत्यु उसकी शैशवावस्था में ही हो जाती है। 6 वर्ष बाद जब काली कानपुर से अपने गांव आता है तो देखता है कि चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ। गांव में जमीनों के मालिक चौधरी हैं। वो लोग बेबात चमारों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। उपन्यास के प्रारंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीतू की पिटाई करता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना रहता है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरी के अन्याय का विरोध करती है। कालिदास अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसे छज्जू साहब बताता है कि जहाँ दलित लोग रहते हैं वह जमीन उनकी नहीं है, वो शामलात है, और अर्थात वो लोग उस पर केवल रह सकते हैं। काली को अपना घर पक्का बनवाते देखकर चौधरी लोग दलितों को आपस में लड़वाते हैं। मंगू और काली के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान काली का ज्ञानों के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। काली को पक्का मकान बनवाते देख छज्जू साहब मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कर छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसी छुआछूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है, लेकिन इसके बाद साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। कॉमरेड बिशनदास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है। कबड्डी में जानबूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कूल्हा तोड़ देता है। अचानक काली की चाची प्रतापी बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। तभी काली का सारा धन उसकी चाची द्वारा बनवाए गहने एक पड़ोसी चुरा लेती है। वह चाची की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। काली फिर से घास खोदने लगता है। खोदने घास खोदने काली फिर से घास खोदने और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में बाढ़ आती है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर करते हैं, लेकिन चमार लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं। इससे चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर चमारों का साथ जवाब दे जाता है और वो चौधरियों की शर्तों को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझे आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। उपन्यास का अंत काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहाँ ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता, बल्कि उसे जहर देकर मार दिया जाता है। अंत में काली को अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से भागना पड़ता है। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया था। अब है प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान 1936 ईस्वी में। ग्रामीण पात्र है इसमें। हीरा होरी दोनों भाई हैं और होरी धनिया की पत्नी है। होरी के 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी सोना और छोटी बेटी रूपा। रूपा रामसेवक महतो से विवाह करती है। होरी का एक बेटा है गोबर, जो झुनिया से संबंध रखता है। भोला की एक बेटी है झुनिया, जो बाल विधवा है, और इसके 2 बेटे हैं। किसके? झुनिया के, चुन्नू और मंगल। चुन्नू मर जाता है। दातादीन गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य होरी को आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार देता है। कितने रुपए उधार देता है? 30 रुपए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि होरी को आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार कौन देता है? तो दातादीन। दातादीन का बेटा है मातादीन, जो सीली चमारन से संबंध रखता है और झुनिया को प्रेम फांस में फंसाने का प्रयत्न करता है, और अंत में वैसीलिया के साथ ही रहने लगता है। दुलारी सहुआइन है, जो गांव में नमक तेल तंबाकू की दुकान चलाती है, और होरी ने 40 रुपए उधार लेकर वह अपने भाई को देता है।
कौन? होरी। गोनपात। मंगरू साहू है जो होरी ने बैल के लिए 60 रुपए उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी है। पटेश्वरी लाल है, पटवारी, गांव में पुण्यात्मा नाम से मशहूर थे और मंगरू साह को उकसाकर होरी पर नालिश करवाते हैं। झिंगुरी सिंह है, गांव के सबसे बड़े महाजन है जो शहर के बड़े महाजन के एजेंट हैं। पंडित नौखेराम है, राय साहब का कारकुन, होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। सीलिया है जो पिता उसका हरकू है। माँ कालिया है, पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है। भोला है जो होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। पहली स्त्री लू लगने से मर जाती है। 3 संतान है। कामता बड़ा लड़का है, जंगी छोटा लड़का है और जुनिया अपने गांव का मुखिया है। नोरी विधवा है जो भोला से दूसरा विवाह करती है। हीरा होरी का भाई है, गाय को जहर देकर फरार हो जाता है। पूनिया हीरा की पत्नी है। बांस पूनिया नहीं झुनिया बांस काटने को लेकर बंसीधर चौधरी से लड़ती है। शोभा होरी का भाई है और अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दमड़ी बसोर बांस के सौदे में होरी से मिली भगत कर फिर से धोखा देता है। दरोगा है जो होरी की गाय के मरने की तहकीकात के लिए आता है। शहरी पात राय साहब अमरपाल सिंह है जो सेमरी गांव के अवध प्रांत के निवासी पिछले सत्याग्रह संग्राम में कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। फिर दूसरा पार्ट है डॉक्टर बी मेहता। ये यूनिवर्सिटी में क्या है? दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। मिस मालती है जो इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़कर आई है। मिर्जा खुर्शेद है, सूफी मुसलमान है और बड़े दिल की बाज और बेफिक्र जीव हैं। फिर है मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना जो बैंक मैनेजर हैं और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कथा। भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है और वह विदुर भोला का विवाह करवाने का यह वादा देकर अपनी 80 रुपए 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी जुनिया से होती है जो आगे प्रेम में परिणित होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, यह सोचकर कि अलगोजे में दबाकर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है और वहाँ राय साहब मेहता ओंकारनाथ मालती आदि के बीच जमींदारी विवाह सिद्धांत और अन्य मसलों पर बहस होती है। यह मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और 1000 रुपये इनाम ले लेती है। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगता है और धमकी देते हैं कि रुपये न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ देता है। अगले दिन का शिकार पर जाते हैं और 3 टोलियां बनती है। मेहता मालती और मालती मेहता के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है, पर मेहता को इस और कोई आकर्षण नहीं है। राय साहब और खन्ना ताखा और मिर्जा खुर्शीद है। खरीफ की बुआई से पहले नौखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने का तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो गई और हीरा घर से भाग जाता है। हीरा होरी की पत्नी पुनिया को भी खेत में संभालता है। एक रात 5 महीने गर्भ लेकर जुनिया होरी के घर आ जाती है तो गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। जुनिया के एक लड़का होता है और गांव की पंचायत होरी पर दंड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है और होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रखकर दंड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शेद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर दंड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता और पूनिया उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आयत हो होरी से गाय के रुपए मांगता है। न दे पाने पर उसके बैल खोलकर ले जाता है। मालती राजनीतिक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी थी।
उसके प्रयत्न से मेहता वीमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को सम्मान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग दया क्षमा अपनाने का सुझाव देता, जो गृह जीवन के लिए न्याय जरूरी है। अगली बुआई के समय होरी के पास बैल नहीं होते, उसका फायदा उठाकर दाता दीन होरी से सांझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़कर खोचा लगाने लगता है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है। एक दिन वह गांव पहुंचता और गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं और वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है। वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाने चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा हो जाता है और माँ के पांव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्या थी, कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी थे। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो खन्ना के पास जाते हैं और खन्ना पहले आनाकानी करने के बाद कमीशन लेकर पैसे का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। सीलिया मातादीन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज देती है तो मातादीन उसे भला बुरा कहता है। सीलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथी मातादीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देता है। धनिया सीलिया को अपने घर में रख लेती है। सोना के विवाह के लिए पैसे की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे, पर सोना सीलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजिए। ससुराल वाले बिना दहेज बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी की बहुओं से नहीं पटती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। उन नौखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर पर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की ईख नीलाम करवा देता है। उगाई की उम्मीद न होने से दुलारी होरी की शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती। इस संकट में नोहरी होरी को रुपये देकर उबारती है। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता चलता है कि उसके कोचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है, झुनिया फिर से गर्भवती होती है। गोबर नशा करने लगता है, झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चुहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी के फिर संबंध स्वाभाविक हो जाते हैं। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मन मुटाव मिट जाता है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है, मुकदमे और चुनाव भी जीत जाते हैं और लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरे की सेवा करने के कारण ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है और मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। मातादीन सीलिया के बालक को प्यार करता है और बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। मातादीन सीलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है, जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नौखेराम बेदखली का दावा करता है और मातादीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चों को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसके उल्टी होती है और उसे लू लग जाती है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी की मृत्यु सैयद पर जानकर जब धनिया से धनिया से गोदान करने को कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं गाय इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। कुछ तथ्य हैं इसमें। सेमरी और बेलारी में 5 मील का अंतर है। सौराष्ट्र स्वाधीन और भारत हंटर पत्रों का उल्लेख किया गया है। सेमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। हजरतगंज और अमीनाबाद का उल्लेख है। प्रमुख उदाहरण है धनिया
धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते वो होता है। ये गोविंदी और महतो के बीच के संवाद हैं। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन्हें पांव को सहलाने में कुशल है। होरी और धनिया के बीच संवाद है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निष्ठता में जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। आशा में कितनी सुधा है। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं है। उसकी गांव से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह चौबीसों घंटे की चिरोरी करता है। तब तक पक्का विश्वास न हो जाए कि वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग में है। स्थायी सहयोग है। वृक्षों वृक्षों में फल लगते हैं और उन्हें उस जगह खाते हैं। खेती में अनाज होता है तो वह संसार के काम आता है। गाय के धन में दूध होता है तो वह खुद पीने नहीं जाती, वे दूसरों को पिलाते हैं। मेघों से वर्षा होती है तो उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा न था। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसके आत्मा का अंश बन गई थी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमारी में। संपत्ति और सहृदय में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार, जिससे हमें किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की झलक में हवालत हो जाए, किसी का जवान बेटा, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर, ये सब होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।